नमस्कार, मैं कमल किशोर पिपलवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारबदेसर के प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा कक्षा शिक्षण के साथ साथ अनेक सांस्कृतिक खेल कूद की गतिविधियां चलती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से ऐसा महसूस किया विद्यालय ने कि अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण करवाता है उसके दौरान एक अध्यापक के तौर पर उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती है, चैलेंजेस क्या क्या है पढ़ाने के दौरान, उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता। आज हमारे विद्यालय में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या इससे निष्कर्ष निकल कर के सामने आता है। कैलाश जी, आपके हिसाब से क्या क्या समस्याएं एक अध्यापक के सामने आती है? चूँकि कमल जी, मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ। L2 अंग्रेजी 8वीं तक पढ़ाता हूँ। तो एक तो बच्चों में जो डिक्शनरी पावर है वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों में सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है। अभिभावकों का बच्चों की पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दूसरी, सरकार ने अभी लगातार इन वर्षों में, इन दिनों में इतनी योजनाएं दे रखी है, कभी ये एक्टिविटी कराना, कभी ये कराना, कभी प्रखर है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो हमारा मूल जो उद्देश्य है कक्षा शिक्षण का वो हो नहीं पाता है। हम लगातार कक्षाएं ले नहीं पाते हैं, जिससे भी हमारी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता है। डिक्शनरी तो पिछले साल 9वीं-10वीं कक्षा में संत दुल्लाराम कुलरिया परिवार की तरफ से पूरे बीकानेर जिले के बच्चों को दी गई। क्या वो जो डिक्शनरी बांटी गई उसकी उपादेयता सिद्ध हुई स्कूलों में? सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि बच्चे उसको यूज नहीं ले रहे हैं। उसको जैसे गिफ्ट लिया, उसको ले जा करके अलमारी में रख दिया उन्होंने, उसका यूज नहीं हो रहा है सर। बहुत बढ़िया सुझाव आपने बताया। कालूराम जी हमारे साथ, कालूराम जी कुमार है, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। कालूराम जी, कक्षा शिक्षण के दौरान और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि जब हम कक्षा शिक्षण करवाते हैं तो बच्चे और जो शिक्षक है उसका जो तालमेल आपस में बनना चाहिए वो ज़्यादातर कक्षाओं में देखने को नहीं मिलता है। जब तक तालमेल नहीं होगा तो बच्चा कक्षा में जुड़ नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि शिक्षक तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चा उससे जुड़ा नहीं। तो पहले उन बच्चों को जोड़ना जरूरी है। नहीं जुड़ने के प्रति कई कारण हो सकते हैं। तो क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी जा रही है, BSc B.Ed की, M.Ed की। जुड़ने का सर पहला कारण तो रुचि का ही है कि बच्चों में जो रुचि का विकास है ना वो नहीं होगा। तो रुचि विकसित करने के लिए क्या कर सकता है एक शिक्षक? रुचि विकसित करने के लिए पहले तो जो भी हमारी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को इस हिसाब से चुनाव किया जाए ताकि बच्चा उससे जुड़ सके। और हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर शिक्षक है वो क्रम से ही चलते हैं जो भी विषय वस्तु है। तो हमें ऐसे चुनाव करना चाहिए कि ये सरल भी है और इसका बच्चे के जीवन में योगदान भी है और बच्चा इसमें रुचि भी लेगा। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी का पाठ्यक्रम है और उसमें कोई स्थानीय जैसे मेला, तो मेला नाम लेते ही बच्चों में अपने आप ही रुचि का विकास हो जाता है। तो ऐसे जो विषय को लेकर के हमें शुरुआत करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी जो पाठ्यक्रम है, आप हिंदी पढ़ाते हैं 9वीं-10वीं में हिंदी में, क्योंकि जब पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तब पाठ्यक्रम समिति इस बात पर विशेष गौर करती है कि पाठों का क्रम इस हिसाब से रखा जाए ताकि शुरू में सरल और बाद में दुरूह पाठ होते जाएं। ऐसा कोई पाठ है आपके ध्यान में जो कि इस तरह से उसका क्रम भंग हुआ है? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं। यानी शुरुआत में बच्चे के जैसे मान लीजिए कि घरों में आम प्रचलन में देखा जाए तो हनुमान चालीसा लगभग चाहे घर में परिवार पढ़ा लिखा है या नहीं है बोला जाता है, लेकिन बोला जाता है। अगर इस हिसाब से कोई पाठ्यक्रम जैसे कोई ऐसी कविता आ गई, हनुमान चालीसा आ गया, या हम और भी देख सकते हैं ऐसा, अगर उसके आधार पे शुरू किया जाए तो बच्चा हो सकता है उसमें ज्यादा रुचि लेगा। उसे लगेगा कि ये पाठ्यक्रम मेरा है। अब तो ऐसा लगता है कि ये 9th का पाठ्यक्रम है या 10th का पाठ्यक्रम है और थोपा हुआ है, ऐसा लग रहा है। ये सही बात है। 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी तब इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया। बाद के वर्षों में NCF 2005 में इस बात को थोड़ा सा गौर नहीं किया गया, जिसका खामियाजा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। पहले आपने देखा होगा ईश वंदना जैसे ऐसे कुछ पाठ शुरू में दिए जाते थे। हमारे साथ पूनम चंद जी शर्मा मौजूद हैं। पूनम चंद जी, खास तौर से 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं उनमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मैं प्राथमिक कक्षाओं को भी पढ़ाता हूँ। पिछले काफी वर्षों से इसी गांव में मेरी उपस्थिति है। तो वहाँ पर एक तो बच्चा क्या है कि नियमित विद्यालय नहीं आता है। तो नियमित विद्यालय नहीं आता है, हम क्या है कि बार बार उनके अभिभावकों को कहते हैं, फिर भी वो नहीं आता है। और यदि उसको नियमितता बनाए रखनी है तो जो अब ये जो शिक्षण विधि है
पढ़ने के साथ खेलने की। तो यहाँ के बच्चों की प्रतिभा है वो खेलने में ज़्यादा है। तो हम तो प्राइमरी कक्षाओं में प्राय खेल खेल में ही पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे रुचि भी लेते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण अब 2 महीने 3 महीने बच्चों की उपस्थिति कम रहती है। तो आप क्या प्रयास करते हो, जैसे बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं, अभी खेती की सीजन है, खेती के सीजन में बच्चे नहीं आते, तो आप व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास करते हो? व्यक्तिगत स्तर पर मैं उनके अभिभावकों से मिलता हूँ। आजकल दूर संचार वाली फोन की व्यवस्था, फोन भी कर देते हैं, फिर भी बच्चा नहीं आता तो उसके पड़ोस में जो बच्चा है, खेत में हो घर में हो, उस पड़ोसी को मैं कहता हूँ कि तुम उस बच्चे को ये काम बता देना और उसको काम करवाना। तब क्या है कि बच्चों की क्या है कि वो दूसरे जब भी वो स्कूल आता है घबराता नहीं है, क्योंकि उसका काम किया हुआ होता है, वो मुख्य धारा से जुड़ा रहता मुख्य है। धारा से जुड़ जाता है। बच्चे की उपस्थिति या बच्चा तब डरता है जब वो काम नहीं किया हुआ होता। लेकिन क्या है कि पड़ोस का या उसके माता पिता वो जो भी जानते हैं वो उसका गृह कार्य करा देते हैं और विद्यालय की खेल के प्रति रुचि भी बढ़ाते हुए विद्यालय में जाओ, आपको खिलाएंगे, अच्छा भोजन देंगे, दूध पिलाएंगे, इसका भी ठीक है। बच्चे जो खेतों में जाते हैं उनके लिए ये दोपहर को पोषाहार की व्यवस्था ठीक है। अभी राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके बारे में पूरे देश भर में डिबेट है कि ये कार्यक्रम, इससे शिक्षा का भत्ता बैठ गया, इस तरह से बहुत सारी बातें चल रही है। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम विद्यालयों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के दिक्कतें आ रही है, क्या समझते हो? इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? सर मेरा ख्याल है ये तो बेसिक है, होना ही चाहिए, क्योंकि अगर पोषाहार के कारण बच्चे अगर स्कूल में आ पाते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से कोई नुकसान वाली बात नहीं है, होना चाहिए सर। तो अभी क्या है कि जो एक शिक्षक है विद्यालय का, वो तो केस बुक खताना, प्रतिदिन की उपस्थिति कलेक्ट करना, कितना नमक कितना मिर्च क्या डाला है, इसी पर रहता है। एक नहीं बल्कि ये भी देखने में आ रहा है कि जो बनाने वाली महिलाएं हैं वो रुचि नहीं ले रही है, जो अनाज पीसने वाला है उसका भी नकारात्मक दृष्टिकोण है, खाने वाले हैं उनका भी मिश्रित सा दृष्टिकोण है। ग्रामीणों में एक विचार ये होता है कि बच्चे तो पोषाहार खाने के लिए स्कूल जाते हैं, और लगभग अध्यापकों का भी इसके प्रति कोई सकारात्मक दृष्टिकोण वास्तविक धरातल पर देखने को नहीं मिलता। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से 2 सुझाव है जिससे एमडीएम को बढ़िया बनाया जा सकता है? सर मेरा ख्याल है एक इनके जो प्रभारी होते हैं उनकी एक अलग पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर टीचर साथ में पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को और साथ में इधर काम संभाल रहे हैं तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है सर, क्योंकि बच्चों की फिर पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती। तो मेरा ख्याल है सर एक अलग पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए इनके लिए, और ताकि वही उन काम को संभाल सके, ताकि उनमें एफिशिएंसी भी आ सके उस काम में, तो करके सर। सही बात है। मतलब ये शैक्षणिक कार्य करवाने वाले लोगों का काम नहीं है एमडीएम बनाना, और एक अध्यापक को मल्टीटास्किंग मैनेजर बना करके छोड़ दिया है हमारी शिक्षा पद्धति ने। अध्यापक का सबसे कम जो वास्ता पड़ता है हाल के सालों में, मेरे ख्याल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 70 के आसपास योजनाएं चलती है। तो अध्यापक तो उनकी डाक बनाने के लिए डाकिया बना बैठा है, कभी वो वेतन बना रहा है, कभी अलग अलग प्रकार की सूचनाएं दे रहा है, कभी आधार कार्ड बनवाने का काम कर रहा है। अध्यापक कितना पढ़ा रहा है इस पर सबसे कम चर्चा हमारे देश में हाल फिलहाल के वर्षों में हो रही है, जिसका आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। हमारे साथ पूजा मैम है। पूजा मैम, लड़कियों को लेकर कौन कौन सी समस्याओं का सामना स्कूलों में क्लास टीचिंग के दौरान करना पड़ता है? सर सबसे बड़ी दिक्कत तो ग्रामीण परिवेश में ये है कि बच्चियां रेगुलर आ नहीं पाती, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में लड़कों को कहीं ना कहीं ज़्यादा वरीयता दी जाती है। लड़कों का काम पढ़ने का है, लेकिन लड़कियां घर पे काम भी करेगी और पढ़ेगी भी। 8 तक फिर भी ठीक है सर, लेकिन जैसे 9th में 10th में उन पर काम का बोझ भी बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है घर वालों को थोड़ा समझना चाहिए कि पढ़ना दोनों के लिए बराबर है, ज़रूरी है। और क्लास टीचिंग के दौरान आपको क्या लगता है कि वे क्या किया जाए जिससे क्लास टीचिंग ज़्यादा बढ़िया हो? सर यही है कि बच्चों से ज़्यादा जुड़ना ज़रूरी है। जैसे मैं अपना कहूँ, मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो कुछ एलियन जैसी भाषा है, ना तो
मैथ में इतना पढ़ा दो कि जोड़ बाकी हो जाए, हमारा काम चल जाए। उनको बाकी के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। जैसे मैं ब्याज पढ़ा रही हूँ तो ब्याज मैडम सूत्र याद करना पड़ेगा, सवाल ऐसे हल होगा, इसका तरीका ये है, कौन निकालना है तो इस मेथड से करो। ऐसा नहीं है, वो बच्चे कनेक्ट ही नहीं हो पाते। जैसे ब्याज उनको पता ही नहीं है, घर पे सर उनको सीधा पूछो इतने रुपए सैकड़े हैं, इतना पैसा है, कितना ब्याज होगा, वो इतना आराम से बताएंगे। लेकिन अगर वही क्वेश्चन उनको कहे पेपर में आ जाए तो 0 नंबर है। पाई चार्ट क्रिकेट देख रहे हैं बच्चे, पाई चार्ट दिख रहा है उनको, इतना आराम से बता रहे हैं इंडिया इतना बना रही है, पाकिस्तान इतना बना रही है। लेकिन वही सवाल पेपर में आए तो मैडम ये पाई चार्ट क्या होता है, मैडम ग्राफ क्या होता है। तो थोड़ा ये है कि कनेक्ट नहीं कर पाते। सही बात है। गणित वास्तविक जीवन में देखा जाए तो गणित का वास्ता 40 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद में पड़ता है। घर में जो गणितीय काम है वो या पिता करता है या दादा करता है या मम्मी या दादी करती है, कोई दूध का हिसाब वगैरह। बच्चों को गणित के काम नहीं करवाए जाते। बाकी उनको डांस करवाया जाता है, शादी विवाह में सब में हिस्सा उनको लेने को मिलता है, लेकिन सब्जी लाने का काम बच्चे नहीं कर रहे हैं, हिसाब करने का काम बच्चे नहीं कर रहे हैं। गणित धीरे धीरे से जीवन से कट होती जा रही है, खास तौर से जब बच्चे पढ़ रहे होते तब। मैं चर्चा करना चाहूँगा कैलाश जी से भी कि कैलाश जी, और कौन सी गृह कार्य से संबंधित, अनुशासन से संबंधित और कौन सी व्यवहारिक दिक्कतें आपके सामने आती है? व्यवहारिक दिक्कतें सर, अभी बच्चों में थोड़ा संस्कार का है वो भी कम हो रहा है। बच्चे थोड़े से संस्कारित कम हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये भी है कि अभी जो पहले जो संयुक्त परिवार होते थे जिसमें बच्चों को पापा ने नहीं डांटा, अंकल ने डांट दिया, अंकल ने नहीं डांटा, बाबा ने डांट दिया, तो उनके समझ आते थे कि ये भी हमारे पेरेंट्स हैं, ये भी हमको डांट सकते हैं। अभी क्या संयुक्त परिवार हट रहे हैं, एकल परिवार हो रहे हैं, तो बच्चों को ये दिमाग में रहता है कि मेरे पेरेंट्स केवल मेरे माँ या बाप है, वो ही हमें डांट सकते हैं। तो वही सिचुएशन हमें स्कूल में देखने को पड़ती है। स्कूल में जब टीचर, क्योंकि पहले टीचर का पहले आदर बहुत ज़्यादा होता था स्कूल में, उसका कारण ये है कि वो संयुक्त परिवार से आते थे, उनमें संस्कार होते थे, वो टीचर्स को अपना पेरेंट्स मानते थे। अभी एकल परिवार है तो वो ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप है, वो ही हमें डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं। जो जब टीचर उनको डांट फटकार लगाता है तो उनमें एक अजीबोगरीब फीलिंग्स होती है, उनके देखने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज टीचर के प्रति बदल जाती है। इसका कारण शायद यही हो सकता है कि हमारे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जो सामूहिक नागरिकता बोध था वो समाप्त होता जा रहा है। परिवार की विघटित इकाइयों में मम्मी पापा, सोनू मोनू, इतना ही परिवार बचा है। दादा, बुआ, नानी, आसपास का परिवार, कोई पड़ोसी, उसके पास जो डांटने का, पुचकारने का दोनों ही प्रकार के अधिकार थे वो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के बाद समाप्त हुए हैं। परिवार की इकाइयाँ टूटने लगी है और परिवार का जो मूल निहितार्थ था रिश्ते नातों निभाने का, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो। लेकिन इसमें तो मेरे ख्याल से शिक्षक का ज़्यादा रोल नहीं है, समाज बदल रहा है धीरे धीरे, और समाज का बदलाव शिक्षा के जरिए अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन एक बात कथित स्वतंत्रता के नाम पर जो पिछले सालों से देखने को मिली है कि लगभग अभिभावकों का ये सोच है शिक्षकों के प्रति कि मैं स्कूल जा कर के एक टीचर को सुधार करके आता हूँ। कौन है वो टीचर? टीचर के प्रति सम्मानजनक शब्द नहीं है। पटवारी को पटवारी जी कहा जा रहा है, ग्राम सेवक को ग्राम सेवक जी कहा जा रहा है। टीचर को लगभग ग्रामीण बोलचाल में, हताई में, डिस्कोर्स में टीचर को क्या कि वो उसका मास्टर है, वो मास्टर आए वो पढ़ाना, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सांस्कृतिक पतन का दौर है। और हमारे देश में शिक्षक क्या पढ़ा रहा है इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। हालांकि मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरे समाज की कमज़ोर हुई है। समाज में एक चिकित्सक कितना बड़ी तल्लीनता के साथ काम कर रहा है इसका मूल्यांकन भी नहीं है। एक सामाजिक चिंतन जो सामूहिक तौर पर लोग करते थे वो समाप्त हो गया है। आजकल टीवी डिबेट में देश में क्या भला है क्या बुरा है ये बताया जा रहा है। कक्षाओं में हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा कि भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। उसको हमने सिर्फ एक स्लोगन मान लिया है। 1 से 8 तक की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। थोड़े साल पहले तक देखा जाता था हारमोनियम, तबले, ढोलक के साथ में बच्चे नृत्य करते हुए लोकगीत, भजन, राष्ट्रभक्ति के गीत गाया करते थे, प्रेरणा गीत, आह्वान गीत हुआ करते थे। पिछले 5-7 सालों में इसका एकदम से सफाया हो गया है। गोविंद जी को तो ज़्यादा पता होगा, आप गंगानगर जिले से आते हैं। डीजे की कल्चर आई
और बच्चों ने हर एक्टिविटी में डांस करना सीख लिया। किसी बच्चे के 90% नंबर आए तो स्कूल वालों ने उसको एक गाड़ी पर फूल मालाओं से लाद कर एक बिकाऊ मटेरियल की तरह गांव में बेचना शुरू कर दिया और बच्चे आगे पूर्ण तरीके से डीजे पर नाच रहे हैं। क्या शिक्षा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का इस तरह से प्रचार होना चाहिए? ऐसा हम लोगों ने गौर नहीं किया। हमारा सामाजिक चिंतन अवनति के दौर से गुजर रहा है। गोविंद जी, आपको क्या लगता है कि सांस्कृतिक स्तर पर जो बदलाव आया है उसको एक शिक्षक कैसे बदल सकता है? बच्चों में किस तरह के चरित्र निर्माण के संस्कार डाल सकता है? सर, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा कि हमारे आज से 20 साल पहले परिवार में अगर सारे जने बैठते थे, संयुक्त परिवार हुआ करता था, तो लोग हमारे घर में सर एक कबीर कुटिया हुआ करती थी, जहाँ पर और हारमोन बजाना, ढोलक बजाना और भजन गाना। सर, अब वो कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो बच्चे फिर सीखे किन से ये सब चीज़ें? ढोलक बजाना किन से सीखे? पहले तो वो अपने परिवार के साथ बैठते थे, सुनते थे उनको, पापा को देख लिया तो हाँ ढोलक बजाना सीख लिया धीरे धीरे। अब सर यही सवाल है कि वो बच्चे सीखे किन से ये सब चीज़ें अब? तो सर ये धीरे धीरे करके तो कल्चरली हम थोड़ा डिक्रीज पतन की ओर जा रहे हैं सर हम। ये बात भी सही है। दूसरी ये बात भी सही है, हम सिर्फ समाज पर दोष नहीं डाल सकते, शिक्षकों का नैतिक पतन भी हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के दौरान जिस तल्लीनता के साथ, जिस अपग्रेडेशन के साथ शिक्षक अपने आप को तैयार करता है, क्या नौकरी लगने के बाद वो उसी तल्लीनता के साथ नए विषयों का अध्ययन करता है? अध्यापन करवाने के क्रम में कोई उसके सामने समस्या आई, उस समस्या के लिए वो कुछ किताबें पढ़ता है क्या? इस तरह का बड़ा कमी वाला माहौल वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। पूजा मैडम, आपके हिसाब से ऐसे कौन से 2-3 काम करने चाहिए जिन कामों के चलते हम हमारी कक्षाओं को संपन्न बना सकते हैं, हम हमारी कक्षाओं को सॉलिड कर सकते हैं? अभी हाल फिलहाल के वर्षों में कक्षाओं की स्थिति, प्रार्थनाओं की स्थिति और सब कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पर हुआ है, बड़ी कमज़ोर हुई है। तो आपके हिसाब से आजकल लड़कियों की संख्या बढ़ी है स्कूलों में, आपके हिसाब से ऐसे कौन से 2-3 उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि बच्चे रुचि के साथ जुड़े और अपग्रेड हो? किताब को पढ़ने के लिए न पढ़े, रुचि के साथ में उसको एक आगे भविष्य में काम आ सके, इस तरह से शिक्षक क्या तैयारी करें? सर, यही है कि केवल पाठ्यक्रम ही ना माना जाए कि केवल पाठ्यक्रम स्कूल में करवाना है, क्लास में आया तो ये सिलेबस पूरा हो गया तो उसके आगे का करवा दें। अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको सह पाठ्यक्रमिक क्रियाओं को भी शामिल करना चाहिए उसमें, और बच्चों से भी जैसे उसके ग्रामीण परिवेश के बारे में पूछ लिया, लोक संस्कृति से अगर हम उससे परिचित होंगे तो बच्चे हमसे कनेक्ट होंगे, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात सही है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद शिक्षकों के पास में जो एक सांस्कृतिक भंडार था वो भी समाप्त हुआ है। शिक्षकों को कहावतों के बारे में नहीं पता, हमारे लोकगीतों के बारे में नहीं पता, हमारे रामदेव जी, अरबू जी, बाबू जी, डाली बाई, इनकी जो कहानियाँ होती थी उनके बारे में नहीं पता है। शिक्षा का मतलब ज़्यादातर लोगों ने ये ले लिया है कि एक टाई बेल्ट में लिपटा हुआ एक गोरा चिट्टा लड़का जो आर्टिफिशियल किस्म की भाषा बोलता है और मम्मी पापा के जेब से मोबाइल निकाल कर मोबाइल देखने का काम करता है, ये भारत का बच्चा नहीं हो सकता। भारत का बच्चा वो हो सकता है जिसने अपनी दादी से, अपनी माँ से लोरियाँ सुनी हैं, जिसने अपनी माँ के पास बैठ कर के ग्यारस की, पंचमी की, दूज की कहानियाँ जाने अनजाने में सुनी है, जिसने अपनी माँ के साथ में बैठकर राती जोगे में भाग लिया है, जिसने आसपास के जागरण जम्मों में भी हिस्सा लिया है, और सामूहिक जो कार्यक्रम थे उसमें जो बच्चे की उपस्थिति थी वो धीरे धीरे गायब हो गई और माताओं के मन में ये भाव हो गया कि बच्चा रेत में खेल रहा है, इसका मतलब ये गंदा बच्चा है। बच्चा कोई जागरण का भजन सीख रहा है तो इसका मतलब ये उसको नहीं करना चाहिए, और कक्षाओं में एक रेडीमेड आइटम तैयार हो रहा है जिसके लिए शिक्षक, उसका समाज और मैं ये मानता हूँ मैनेजमेंट, ये मैकेनिज्म ज़्यादा जिम्मेदार है। 20 साल मुझे नौकरी करते हुए हो गए, अभी तक किसी अधिकारी ने, किसी प्रिंसिपल ने ऐसा नहीं पूछा कि आपने पढ़ाया क्या है। मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि मेरी पहचान एक मंच संचालक के तौर पर, कवि के तौर पर होती है, मेरी पहचान कभी शिक्षक के तौर पर होती ही नहीं कि मैं हिंदी या अंग्रेजी कैसी बढ़िया पढ़ा सकता हूँ। ये लगभग मेरी बात नहीं, ये लगभग सभी शिक्षकों की त्रासदी है
तो आज की परिचर्चा में हम सब लोग जुड़े। गृह कार्य का एक पक्ष और था, वो बीच में छूट गया था। होमवर्क लगभग देना बंद हो गया है। सुपाठ्य लेखन, श्रुत लेखन, इस तरह की चीज़ें अब पुरानी बातें हो गई है। नानी दादी की कहानियाँ, परी की कहानियाँ, बच्चों के गीत। अब छोटा जो बच्चा है वो चकलो रिवाल्वर गाना गा रहा है, बाल गीत उसके पास नहीं है। और आने वाला समय बड़ा क्रूर समय है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि नेप 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और अभी उसका पाठ्यक्रम निर्माण का काम चल रहा है, तो आने वाले वर्षों में हमारे रीति रिवाज, लोक परंपराएं, स्थानीय वनस्पतियाँ और स्थानीय जो लोक गाथाएँ हैं, बुजुर्गों की बातें हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम में आएंगी। एजेंडे, विमर्श और तथाकथित तौर पर कुछ विदेशी मटेरियल परोसने भर के लिए हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। ये थी हमारी परिचर्चा। शिक्षक के सामने क्या चुनौतियां हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने व्यवहारिक पक्ष हमारे सामने रखा। शुक्रिया।